जाते हैं ट्रीटमेंट पे ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो उसकी जो मैनेजमेंट है ना, उसमें 2 एसेंशियल प्रिंसिपल्स होती हैं। एक तो करेक्शन करनी है हमने डिसऑर्डर की जिसकी वजह से एनीमिया हुई है, इसके अलावा हमने आयरन की डेफिशिएंसी को करेक्ट करना है। तो सबसे पहले है कि हमने करेक्शन करनी है डिसऑर्डर की, यानी कि अंडरलाइन जो कॉज है ना जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हुई है, तो उसको हमने ना थॉरोली चेक करना है और इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कराएंगे, ठीक है। अप्रोप्रिएट सर्जिकल, मेडिकल या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो हम इंस्टीट्यूट करेंगे ताकि हम कॉज ऑफ ब्लड लॉस को ही सही करें, कि मतलब वजह जो ब्लड लॉस की बन रही है उसको सही करें, क्योंकि डिसऑर्डर सही होगा तो आयरन डेफिशिएंसी सही हो जाएगी। नंबर 2 हमने कहा करेक्शन ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी करनी है, यानी कि लैक ऑफ आयरन जो है ना उसको हम आयरन की थेरेपी दे के सही करेंगे। एक होती है हमारे पास ओरल थेरेपी, तो उसमें क्या है कि आयरन डेफिशिएंसी जो है ना वेरी इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड करता है टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओरल आयरन साल्ट, जैसे कि हम फेरस सल्फेट देते हैं, फेरस फ्यूमारेट, फेरस ग्लूकोनेट, पॉलीसेक्राइड आयरन, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन जो है ना इनमें वेरिंग अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन होता है हर टैबलेट में, जो कि 39 मिलीग्राम से लेके 105 मिलीग्राम तक होता है इन टैबलेट्स में। तो ऑप्टिमल अब्जॉर्प्शन जो है ना वो ऑब्टेन होती है जब हम आयरन को फास्टिंग स्टेज में दें, यानी कि खाली पेट अगर देंगे तो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होगा। लेकिन इसके साथ नुकसान भी है कि उसमें साइड इफ़ेक्ट पे ज़्यादा होते हैं, जैसे नोज़िया होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायरिया। तो इसलिए हम आयरन को ना फूड के साथ देते हैं, या फिर लोअर आयरन कंटेंट वाली जो प्रिपरेशंस आती हैं जिसमें आयरन का कंटेंट कम होता है, जैसे फेरस ग्लूकोनेट जिसमें 39 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है, तो वो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आयरन थेरेपी जो है वो हम लॉन्ग इनफ कंटिन्यू रखते हैं दोनों, ताकि अनीमिया भी करेक्ट हो और बॉडी के जो आयरन स्टोर्स हैं ना वो भी रिप्लेनिश हों। रिस्पॉन्स जो है ओरल आयरन थेरेपी का वो ऑब्ज़र्व होता है बाय रेटिकुलोसाइटोसिस, जो कि 3 से 4 दिन के बाद अपीयर होता है विद पीक अबाउट 10 डेज़, ठीक है। रेटिकुलोसाइट्स बढ़ेंगे ब्लड में। उसके बाद कह रहा है कि पुअर रिस्पॉन्स टू द आयरन रिप्लेसमेंट में अकर फ्रॉम वेरियस कॉजेज़, जैसे कि अगर इनकरेक्ट डायग्नोसिस हमने सही नहीं की और आयरन डेफिशिएंसी के लिए हम आयरन दे रहे हैं, हमने अनीमिया की डायग्नोसिस ही सही नहीं की तो पुअर रिस्पॉन्स मिलेगा। नॉन कंप्लायंस पेशेंट दवाई नहीं खाएगा, कंटिन्यूइंग ब्लड लॉस हो रहा है तो भी वो सही नहीं होगा भले आप आयरन देते रहें। बोन मेरो सप्रेशन बाय ट्यूमर या क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड मेल अब्जॉर्प्शन, तो इन रीजंस की वजह से अगर हमें जो है पुअर रिस्पॉन्स मिलता है आयरन रिप्लेसमेंट का। तो ये हो गया ओरल थेरेपी। दूसरा जो करेक्शन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी हम करते हैं पैरेंटरल थेरेपी देके। अब पैरेंटरल जो आयरन थेरेपी है वो हम उन केसेस में देते हैं जो इनटॉलरेंट होते हैं टू द ओरल आयरन थेरेपी, उन पेशेंट्स को, जैसे कि जिनको जीआईटी के डिसऑर्डर्स हो, मेल एब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, ओरली नहीं दे सकते, या जिनमें रैपिड रिप्लेसमेंट ऑफ द आयरन स्टोर इज़ डिज़ायर्ड, जैसे हमें जल्दी आयरन को रिप्लेनिश करना है, जैसे कि वुमेन विथ सीवियर अनीमिया अ फ्यू वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और उसको सीवियर अनीमिया भी है तो उसमें हम पैरेंटरल देते हैं। अब पैरेंटरल जो आयरन थेरेपी है ये हैज़र्डस है और एक्सपेंसिव है व्हेन कंपेयर टू द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। Hematological response to the parenteral iron therapy is no faster than the administration of adequate dose of oral iron, but the stores are replenished much faster. बस ये फ़र्क है कि इसमें जल्दी होता है replenishment. Before giving the parenteral iron, total dose जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं एक सिंपल फार्मूला से, by multiplying the grams of hemoglobin below normal with 250, यानी 250 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच ग्राम ऑफ डेफिसिट हीमोग्लोबिन, यानी हर जितना हीमोग्लोबिन कम हुआ है हर ग्राम हीमोग्लोबिन का, उसके बदले में 250 मिलीग्राम हमें एलिमेंटल आयरन देना है। तो यानी हमने मल्टीप्लाई किया ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन को बिलो नॉर्मल विथ 250 के साथ, प्लस एन एडिशनल 500 मिलीग्राम इज़ एडेड फॉर बिल्डिंग अप द आयरन स्टोर्स, ठीक है। उनको स्टोर्स बनाने के लिए फिर एडिशनल हम 500 मिलीग्राम देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि एक कॉमन जो प्रिपरेशन है वो है आयरन डेक्स्ट्रान, ठीक है। आयरन डेक्स्ट्रान जो कि हम सिंगल इंट्रामस्कुलर जो हम इंजेक्शन नहीं लगाते इंट्रामस्कुलर, या फिर हम आईवी इन्फ्यूजन भी देते हैं आफ्टर डाइल्यूशन विद डेक्सट्रोज या सेलिन के साथ डाइल्यूट करके। अब साइड इफ़ेक्ट इस आयरन डेक्स्ट्रान के हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, एनाफिलैक्टोइड रिएक्शन, हीमोलाइसिस, हाइपोटेंशन, सर्कुलेटरी कोलैप्स, वॉमिटिंग एंड मसल पेन। तो अब जो है ना न्यू आयरन कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, जैसे कि सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट एंड आयरन सक्रोज। तो ये जो है हम रिपीटेड इंट्रावेनस इंजेक्शंस दे सकते हैं और इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम है। एक और हमारे पास आती है फेरिक पायरोफॉस्फेट सिट्रेट यानी
ट्राइफेरिक, ये एक FDA अप्रूव्ड एडिटिव है जो हम डायलिसिस डिज़ाइंड है, और ये हम यानी कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं जो डायलिसिस पे होते हैं उनमें 5 to 7 मिलीग्राम आयरन जो उनका है उसको हम ये दे के रिप्लेस कर रहे होते हैं। ये जो फेरिक पायरोफॉस्फेट सिट्रेट है ना, ये इतना सफिशेंट आयरन हमारे मैरो को देता है ताकि वो हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखे, और ये आयरन के स्टोर्स को भी इतना बढ़ाता नहीं है, बस हीमोग्लोबिन को मैरो में मतलब मेंटेन रखता है। तो इससे फिर जो है ना IV आयरन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती हीमोडायलिसिस के पेशेंट में, क्योंकि ये बस हमने डायलिसिट में ही एडिटिव ये ऐड किया है। दैट्स इट। तो अब ये कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी एनीमिया पे जो कि है सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। सिडरोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये कंप्राइज करती हैं ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ डाइवर्स इटियोलॉजी in which the nucleated erythroid precursors in the bone marrow show characteristic ringed sideroblast। यानी बोन मैरो में जो हमें जो एरिथ्रोइड के जो न्यूक्लिएटेड प्रीकर्सर्स नज़र आएंगे ना, उनमें हमें उनकी रिंग्ड, जैसे रिंग की तरह सिड्रोब्लास्टिक हमें अपीयरेंस नज़र आएगी। सिड्रोसाइट्स एंड सिड्रोब्लास्ट देखते हैं। सिड्रोसाइट्स एंड सिड्रोब्लास्ट एरिथ्रोसाइट्स ही होते हैं एंड नॉर्मोब्लास्ट रिस्पेक्टिवली, यानी ये एरिथ्रोसाइट है, ये नॉर्मोब्लास्ट ही है, जिनमें साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं आयरन के, ठीक है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स। अगर हम ये फिगर देखें 12.15, तो ये एक सिड्रोसाइट है, ठीक है, इनमें पेपेनहेमर बॉडीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्मल सिड्रोब्लास्ट दिखाया गया है, इसमें आयरन ग्रेन्यूल्स हैं और ये ग्रेन्यूल्स फॉर्मिंग रिंग है, रिंग सिड्रोब्लास्ट इसको कहेंगे। सबसे पहले सिड्रोसाइट्स देख लेते हैं। तो ये रेड सेल्स होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं नॉन हीम आयरन के, नॉन हीम आयरन, ठीक है, इसमें हीम नहीं होगा। अब ये ग्रेन्यूल्स जो है ना, ये प्रूशियन ब्लू जो रिएक्शन है उसमें पॉजिटिवली स्टेन होंगे विथ रोमानोव्स्की डाइज व्हेन दे आर रेफर्ड टू एज पेपेनहेमर बॉडीज़। यानी ये हमें एक ब्लू कलर के बेजोफिलिक ये हमें ग्रेन्यूल नज़र आएंगे, तो इनको हम पेपेनहेमर बॉडीज़ कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डाई से ही हमें ये कलर मिलेगा। तो ये सिडरोसाइट्स जो होते हैं ना, ये नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते ह्यूमन हमारे पेरिफेरल ब्लड में, लेकिन स्मॉल नंबर ये अपीयर हो सकते हैं स्प्लीनेक्टोमी के बाद, ठीक है, वैसे नॉर्मली नहीं होते लेकिन स्प्लीनेक्टोमी के बाद अपीयर हो सकते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज कि जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं ना, ऑन रिलीज फ्रॉम द मैरो, जैसे वो रिलीज़ हुए तो वो फाइनली सिक्वेस्टर हो जाते हैं हमारे स्प्लीन में टू बिकम मैच्योर रेड सेल्स। अब अगर स्प्लीन ही नहीं रही यानी स्प्लीनेक्टोमी हो गई है, तो फाइनल जो मैच्योरेशन स्टेप होता है ना उनका, वो पेरिफेरल ब्लड में होगा, ठीक है, स्प्लीन नहीं होगा, पेरिफेरी में हो रहा होगा, और हेंस सिडरोसाइट्स में टेक देयर अपीयरेंस इन द ब्लड आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी। तो ये वाला स्टेज इनका नॉर्मली वो स्प्लीन में हो रहा होता है, तो अब ये हमें ब्लड में मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रीज़न है कि स्प्लीनेक्टोमी में ये हमें क्यों मिल रही है। तो ये हो गया सिडरोसाइट। देन है सिडरोब्लास्ट। ये न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स होते हैं, देखिए हमें पता है रेड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन ये न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स हैं, नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं इनको। इनमें सिडरोटिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ये देखिए छोटे छोटे। तो ये सिडरेटिक ग्रेन्यूल्स जो है ये पॉजिटिवली स्टेन होंगे विथ प्रूशियन ब्लू रिएक्शन, ठीक है। अब डिपेंड करता है अपॉन द नंबर एंड साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिडरोटिक ग्रेन्यूल्स, तो उसके हिसाब से सिडरोब्लास्ट जो है ना वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल भी, ठीक है, उनके साइज़, डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रेन्यूल्स की और इनके नंबर के हिसाब से। अब जैसे ये फिगर देखें तो इसमें सिडरोब्लास्टिक अनीमिया बोन मैरो एस्पायरेट स्मीयर दिखाया गया है इन पर्ल्स स्टेन में, ठीक है। तो इसमें हमें जो है ना मार्क एक्सेस ऑफ रेटिकुलर आयरन नज़र आ रहा है और रिंग्ड सिडरोब्लास्ट, ये एरो नज़र आया है यहाँ पर, ये रिंग्ड सिडरोब्लास्ट है और उनके अंदर ये प्रूशियन ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स उनके साइटोप्लाज्म में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि हमने इसको दो में कर दिया, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सिडरोब्लास्ट। अब नॉर्मल सिडरोब्लास्ट जो होते हैं ना, उनमें बहुत फ्यू फाइन स्कैटर्ड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो कम होता है बिल्कुल, और वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है आयरन विच हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज्ड फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, ठीक है, जो एक्स्ट्रा आयरन पड़ा हुआ है उनमें, वो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए यूज़ नहीं हुआ। अब ये जो सेल्स हैं ये 30 to 50% ऑफ द नॉर्मोब्लास्ट कंप्राइज करते हैं हमारे नॉर्मल मैरो में, लेकिन ये रिड्यूस हो जाता है इनका नंबर या एब्सेंट होता है आयरन डेफिशिएंसी में। तो आयरन की डेफिशिएंसी तो वो एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन भी इनमें नहीं पड़ा हुआ होगा, तो उसमें हमें ये नहीं मिलेंगे नॉर्मल सिडरोब्लास्ट। दूसरे हैं एबनॉर्मल सिडरोब्लास्ट। अब एबनॉर्मल वाले फर्दर दो टाइप्स के हैं। वन टाइप जो है वो है सिडरोब्लास्ट कंटेनिंग न्यूमरस डिफ्यूजली स्कैटर्ड कोर्स साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, यानी इसमें जो है ना हमें बहुत ज़्यादा और मतलब इससे कोर्स
न्यूमरस बहुत ज़्यादा और डिफ्यूजली मतलब इससे स्कैटर्ड हुआ कोर्स साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल मिलेंगे, ठीक है। और ये इस तरह की कंडीशन हमें कहाँ मिलेगी, एक तो डिसएरिथ्रोपोइसिस में एंड हीमोलाइसिस में, ठीक है। तो इस तरह के एबनॉर्मल सिड्रोब्लास्ट मिलेंगे। अब इस तरह के जो टाइप में देयर इज़ नो डिफेक्ट ऑफ द हीम या ग्लोबिन सिंथेसिस का भी कोई डिफेक्ट नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ट्रांसफेरिन जो है ना वो बढ़ जाएगी, यानी जो उसके साथ बाइंड करेगा आयरन ट्रांसफेरिन के साथ वो बढ़ जाएगा, उसका सैचुरेशन उसकी ट्रांसफेरिन की। अब दूसरी टाइप हमने कहा एबनॉर्मल में है, वो है रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट। इसमें क्या होगा कि हीम सिंथेसिस डिस्टर्ब होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ हीम सिंथेसिस डिस्टर्ब हो रही है एज अकर्स इन द सिड्रोब्लास्टिक एनीमियाज। अब रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट में न्यूमरस लार्ज ग्रेन्यूल्स हमें मिलेंगे, बड़े बड़े से लार्ज, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और ऑफन फॉर्मिंग कंप्लीट या पार्शियल रिंग बन जाएगी अराउंड द न्यूक्लियस। ऐसे अगर न्यूक्लियस है तो उसके अराउंड ऐसे रिंग बन जाएगी, ठीक है। द रिंग्ड अरेंजमेंट ऑफ दीज ग्रेन्यूल, क्यों हो रही है रिंग अरेंजमेंट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया अराउंड द न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड में आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जिनकी वजह से इस तरह की रिंग अपीयरेंस हो रही है ग्रेन्यूल्स की, ठीक है। जिस तरह ये फिगर में बना हुआ है, ये ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सिड्रोब्लास्टिक एनीमियाज पे। देखिए इटियोलॉजी के बेसिस पे जो है ना सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया जो है कॉज के हिसाब से मतलब क्लासीफाई हुई है हेरिडिटरी में और एक्वायर्ड टाइप्स में। एक्वायर्ड टाइप फिर फर्दर जो है वो डिवाइड हुई है, प्राइमरी है या सेकेंडरी फॉर्म्स है। अब सबसे पहले हेरिडिटरी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया देखें तो ये एक रेयर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, जो कि डिफेक्टिव एंजाइम एक्टिविटी ऑफ अमीनोलेवुलिनिक एसिड यानी ALA सिंथेटेज जो एंजाइम है उसके डिफेक्ट की वजह से ये एसोसिएटेड होता है डिसऑर्डर। अब ये एंजाइम रिक्वायर होता है असल में हीम के सिंथेसिस में, हमने पढ़ा हुआ है, तो हीम बनाने के लिए हमें एंजाइम चाहिए होता है। अब एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है तो जो अफेक्टेड मेल्स होते हैं उनमें मार्क टू मॉडरेट अनीमिया होगी, जबकि जो फीमेल्स होती हैं ना वो हमें पता है कि वो कैरियर्स होंगी, ठीक है, ऑफ द डिसऑर्डर एंड डू नॉट डेवलप, उनको अनीमिया नहीं होगी। कंडीशन जो है वो मैनिफेस्ट करती है चाइल्डहुड में या फिर अर्ली एडल्ट लाइफ में। देन आता है हमारे पास दूसरी एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। एक्वायर्ड वाली जो है उसको हमने प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया है। सबसे पहले जो प्राइमरी एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया है उसमें क्या होगा कि प्राइमरी यानी इडियोपैथिक या फिर हम रिफ्रैक्टरी एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया कह सकते हैं। अब ये जो है ना स्पॉन्टेनियसली होती है मिडिल एज में या ओल्डर इंडिविजुअल्स में, वो हमने कहा चाइल्डहुड में हो रही थी हेरिडिटरी वाली, चाइल्डहुड में या एडल्ट अर्ली एडल्टहुड में, लेकिन ये जो स्पॉन्टेनियसली मिडिल एज में और ओल्डर जो इंडिविजुअल्स होते हैं दोनों सेक्सेस में होती है, ठीक है, एक्वायर्ड की प्राइमरी टाइप। अब डिसऑर्डर जो है इसकी पैथोजेनेसिस जो है वो डिस्टर्ब ग्रोथ में होती है और मैचुरेशन ऑफ द एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स एट द लेवल ऑफ हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स पॉसिबली ड्यू टू द रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम ALA सिंथेटेज, यानी ALA सिंथेटेज ही नहीं है, वो इसकी एक्टिविटी कम है जिसकी वजह से एरिथ्रॉइड की मैचुरेशन सही से नहीं हो पा रही, उनकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। अब अनीमिया जो होगी इसमें वो मॉडरेट टू सीवियर डिग्री की होगी और वो इंसीरियसली अपीयर करेगी, ठीक है, यानी स्लोली अपीयर करेगी लेकिन उसमें कोई ख़ास इतने सिम्टम्स नहीं होंगे। बोन मेरो इसमें जो है बोन मेरो सेल्स उसमें हमें क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ मिलेंगी, न्यूट्रोपीनिया यानी कम हो जाएंगे न्यूट्रोफिल, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कम होंगे प्लेटलेट्स, और एसोसिएटेड ब्लीडिंग डायस्टेसिस होगी। अब इसमें क्या होगा कि जो स्प्लीन और लिवर है वो या तो नॉर्मल होंगे या फिर माइल्डली इनलार्ज होंगे, जबकि लिम्फ नोड जो है वो इसमें इनलार्ज नहीं होंगे। अनलाइक द अदर टाइप्स ऑफ सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ये जो टाइप है इसको हम माइलोडिस्प्लास्टिक डिसऑर्डर कहते हैं इन द फैब, यानी फ्रेंच अमेरिकन जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम इस वाली टाइप को, इस प्राइमरी एक्वायर्ड को माइलोडिस्प्लास्टिक डिसऑर्डर कहते हैं एंड कैन बी प्री ल्यूकेमिक डिसऑर्डर, ठीक है। आगे हम ल्यूकीमिया से पढ़ेंगे तो ये जो है उस ल्यूकीमिया का जो जैसे प्री स्टेज होता है वो हो सकता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। About 10% of individuals with refractory acquired sideroblastic anemia डेवलप कर जाएंगे acute myelogenous leukemia, यानी इन वालों को आगे जाके acute myelogenous leukemia होती है 10% लोगों को, तो इसीलिए हम इसको प्री ल्यूकेमिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देन आता है हमारे पास नंबर 2 जो सेकेंडरी एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है। एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो डेवलप करेगी सेकेंडरी टू वेराइटी ऑफ ड्रग्स, केमिकल्स, टॉक्सिन्स के बाद हेमाटोलॉजिक एंड अदर वेरियस डिजीज़ेस। अब ड्रग्स और केमिकल्स और टॉक्सिन्स कैसे इसको करेंगे,
जैसे आइसोनियाज़िड है टीबी की एंटी टीबी जो ड्रग है, और पायरिडॉक्सिन एंटागोनिस्ट, ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं विद डेवलपमेंट ऑफ सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया बाय प्रोड्यूसिंग एबनॉर्मलिटीज इन द पायरिडॉक्सिन के मेटाबॉलिज्म में मसला करेंगी। ठीक है, ये वाली ड्रग्स। अब अदर ड्रग्स जो है वो ओकेजनली एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक अनीमियाज करवाती हैं। वो और ड्रग्स कौन सी हैं? साइक्लोसीरीन, क्लोरामफेनिकोल, अल्काइलेटिंग एजेंट्स जिनमें साइक्लोफॉस्फामाइड आ जाता है। अल्कोहल और लेड जो है ना, ये भी सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया करवाते हैं। अब ये सारे एजेंट्स जो है ये रिवर्सिबल सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया करवाएंगे, जो कि यूजुअली रिजॉल्व हो जाएगी फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट, यानी जैसे ड्रग रिमूव हुई तो ये सही हो जाएगी अनीमिया, क्योंकि ये इसमें रिवर्सिबल होगी। नंबर 2 हमने बात की कि हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी होती है ये सेकेंडरी एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। वो कौन से हैं? माइलोफाइब्रोसिस, पॉलीसाइथीमिया वेरा, अक्यूट ल्यूकीमिया, माइलोमा, लिम्फोमा, हीमोलाइटिक अनीमिया। ठीक है। नंबर 3 मिस्केलेनियस में देखें तो ओकेजनली जो सेकेंडरी सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया है ये इन एसोसिएशन विद वेराइटी ऑफ इन्फ्लामेटरी नियोप्लास्टिक एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस से भी होती है, जैसे कि कार्सिनोमा की वजह से, मिक्सिडिमा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड SLE। तो इनके साथ भी ये हो सकती है। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम आ जाते हैं लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स पे। सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया जो है यूजुअली शो करती हैं फॉलोइंग हेमाटोलॉजिक फीचर्स। नंबर 1, इनमें जो है ना जनरली मॉडरेट टू सीवियर डिग्री ऑफ अनीमिया होगी, मॉडरेट टू सीवियर। नंबर 2 जो ब्लड पिक्चर है उसमें हमें हाइपोक्रोमिक अनीमिया मिलेगी, जो कि माइक्रोसाइटिक भी हो सकती है। देयर मे बी सम नॉर्मोसाइटिक रेड सेल्स एज वेल। तो इस लिहाज से दो पिक्चर्स मिल रही हैं, यानी नॉर्मोसाइट्स भी मिल सकते हैं, माइक्रो भी मिल सकते हैं, तो हम कहेंगे डायमॉर्फिक पिक्चर मिलेगी हमें। नंबर 3 हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की बात करें, जैसे मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एंड मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन, ये सारी जो है कम हो जाएंगी हेरिडिटरी टाइप में। लेकिन जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है, यानी एक कॉर्पस्कुलर का जो मास है, जो एवरेज साइज़ और वॉल्यूम जो है रेड ब्लड सेल का, यानी MCV, वो बढ़ जाता है एक्वायर्ड टाइप में। ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। ठीक है, वरना ओवरऑल बाकी तीनों जो है वो हेरिडिटी में कम हो जाएंगी। MCV बस जो है वो बढ़ जाएगा एक्वायर्ड वाली टाइप में। नंबर 4 हम जब बोन मैरो की एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया मिलेगा विथ यूजुअली मैक्रोनॉर्मोब्लास्टिक एरिथ्रोपोइसिस। मैरो के जो आयरन स्टोर्स हैं वो बढ़ जाएंगे और पैथोग्नोमिक रिंग सिड्रोब्लास्ट जो हमें मिलेंगे, जो मैंने दिखाया कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो एक रिंग सिड्रो ग्रेन्यूल्स की एक्यूमुलेशन होगी ड्यू टू आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रियाज की वजह से। नंबर 5 सीरम फेरिटिन की जो लेवल है वो भी बढ़ जाएंगे। सीरम आयरन की बात करें तो वो यूजुअली बढ़ेगा विद आलमोस्ट कंप्लीट सेचुरेशन ऑफ द टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, TIBC बढ़ेगी, आयरन की सेचुरेशन बढ़ेगी। अब इसके अलावा हमें जो है ना आयरन डिपोजिशन इन द टिश्यू जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसके भी ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट सेकेंडरी जो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया है वो प्राइमरीली फोकस हुआ है ऑन द रिमूवल ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट। सेकेंडरी में हमने बहुत से कॉजेज़ पढ़े ड्रग्स वगैरह, तो उनको हम रिमूव करेंगे तो सही हो जाएगा। कोई भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है हेरिडिटरी का और इडियोपैथिक टाइप ऑफ सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया का। हाउएवर जो पायरिडॉक्सिन जो है वो हम एडमिनिस्टर करते हैं रूटीनली टू ऑल केसेस ऑफ सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, उनमें पायरिडॉक्सिन देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। 200 मिलीग्राम पर डे 2 से 3 महीनों के लिए रोज़ाना। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड अदर सपोर्टिव थेरेपी आर ऑल इंडिकेटिव इन ऑल पेशेंट्स। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हाइपोक्रोमिक अनीमिया बाय लैब टेस्ट इज समराइज्ड इन टेबल 12.5। ठीक है, डिफरेंट इसमें टाइप्स हैं हाइपोक्रोमिक अनीमियाज की, उनकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस इस टेबल में गिवन है। इसको रीड कर लेते हैं। डिफरेंट हाइपोक्रोमिक अनीमियाज में हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी वाली है, क्रोनिक डिसऑर्डर, थैलेसीमिया एंड सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। इनमें हमने सिड्रोब्लास्टिक पढ़ ली है, आयरन डेफिशिएंसी पढ़ ली है। बाकी जो है अब हम क्रोनिक डिसऑर्डर्स एंड थैलेसीमिया, ये दो हाइपोक्रोमिक अनीमियाज कर लेंगे। तो उसके बाद हम जो है ना इस टेबल से कंपेयर करेंगे इन वैल्यूज़ को। तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर्स पे। वन ऑफ द कॉमनली जो इनकाउंटर्ड अनीमिया है वो है द पेशेंट ऑफ वेराइटी ऑफ क्रोनिक सिस्टेमिक डिजीज़ वाले पेशेंट। ठीक है, क्रोनिक सिस्टेमिक डिजीज़ जिनमें अनीमिया जो है वो डेवलप करती है सेकेंडरी टू द डिजीज़ प्रोसेस, यानी एक डिजीज़ है उसके सेकेंडरीली अनीमिया हुई उसकी वजह से, लेकिन उसका कोई एक्चुअल इसमें जो है ना बोन मैरो की इन्वेजन नहीं होगी, वो इफेक्ट नहीं होगा।
तो इस तरह की जो है क्रोनिक सिस्टेमिक डिजीज़ की लिस्ट जो है इस टेबल में गिवन है 12.6 देखें। इनमें अनीमियाज़ हैं सेकेंडरी टू द क्रोनिक सिस्टेमिक डिजीज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, अच्छी तरह से याद कर लें। एक तो है अनीमिया इन द क्रोनिक इन्फेक्शंस या फिर इन्फ्लामेशन में, दूसरा है अनीमिया ऑफ द रीनल डिजीज़ एंड तीसरा अनीमिया ऑफ द हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट। तो क्रोनिक अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन में एक होता है कोई भी इन्फेक्शन, जैसे टीबी का इन्फेक्शन हो गया, लंग एब्सेस में इन्फेक्शन हो जाता है, नमूनिया में, ओस्टियोमाइलाइटिस, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस। तो ये सारी इन्फेक्शंस हैं जिनमें जो है जाके इनकी वजह से अनीमिया होगी। दूसरी नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेशन होती है जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, बस इन्फ्लामेशन होती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, वास्कुलाइटिस, डर्माटोमायोसाइटिस, स्क्लेरोडर्मा, सार्कोइडोसिस, क्रोहन्स डिजीज़। तो ये सारी नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेशंस हैं। नंबर सी जो है वो है डायसेमिनेटेड मैलिग्नेंसीज, जैसे हॉजकिंस डिजीज़, डायसेमिनेटेड कार्सिनोमास एंड सार्कोमास। तो ये भी जो है क्रोनिक इन्फेक्शंस या इन्फ्लामेशंस का बाइस बनती है और उनकी वजह से अनीमियाज होंगी। देन आता है हमारे पास अनीमिया ऑफ रीनल डिजीज़, अब जिसमें अगर यूरीमिया हो जाए या रीनल फेलियर हो जाए तो वो भी अनीमिया करवाएगा। एंड नंबर 3 अनीमिया ऑफ द हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट, जैसे कि एंडोक्राइनोपैथीज हो गई, मिक्सिडीमा, एडिसन्स डिजीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म, एडिसन्स डिजीज़। ठीक है, ये एंडोक्राइनोपैथीज़ हैं हार्मोनल। देन हाइपोमेटाबॉलिक में आता है प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, स्कर्वी की वजह से भी होती है, एंड प्रेगनेंसी में भी इसमें लिवर डिजीज़ भी आ जाती है। तो ये जो सारी रीजंस हैं अनीमिया सेकेंडरी टू द क्रोनिक सिस्टमिक डिसऑर्डर। इन जनरल अनीमिया जो होती है ना क्रोनिक डिसऑर्डर में, वो याद रखना है आपने अच्छी तरह से कि वो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होगी, लेकिन जो है इसमें माइल्ड डिग्री ऑफ माइक्रोसाइटोसिस हो सकती है एंड हाइपोक्रोमिया अनरिलेटेड टू द आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी नहीं है लेकिन उसके बावजूद जो माइक्रोसाइटोसिस हाइपोक्रोमिया में मिल सकता है माइल्ड डिग्री। अब सीवियरिटी जो है अनीमिया की वो यूजुअली डायरेक्टेड होती है डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइमरी डिजीज़ प्रोसेस। अनीमिया इज़ करेक्टेड अगर हमने प्राइमरी डिजीज़ को सही कर लिया तो। अब इसकी पैथोजेनेसिस पे आए तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ अनीमिया इन द क्रोनिक सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स एंड इन मैनी कंडीशंस अनीमिया जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है बाय अदर कॉजेज, जैसे आयरन, B12 एंड फोलेट की डेफिशिएंसी, हाइपरस्प्लिनिज्म, रीनल फेलियर with consequent reduced erythropoietic activity, endocrine abnormalities, etc. However, in general, दो फैक्टर्स जो है ना वो अपीयर होते हैं टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ अनीमिया इन क्रोनिक डिसऑर्डर्स। वो कौन से हैं? एक तो डिफेक्टिव रेड सेल की प्रोडक्शन और रिड्यूस्ड रेड सेल लाइफ स्पैन, यानी कि रेड सेल की प्रोडक्शन ही डिफेक्टिव हो गई है या फिर जो है वो उसका लाइफ स्पैन रेड सेल का जो है वो कम हो चुका है। अब इसकी डिटेल देखें तो डिफेक्टिव रेड सेल प्रोडक्शन क्यों हो रही है? दो देयर आर abundance ऑफ स्टोरेज ऑफ द आयरन इन दीज कंडीशंस, आयरन बेशक ज़्यादा है लेकिन जो अमाउंट आयरन की अवेलेबल है ना टू द डेवलपिंग एरिथ्रॉइड सेल्स मैरो में, वो अवेलेबिलिटी उसकी सब नॉर्मल है। मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम हमारा जो है वो हाइपर प्लास्टिक होता है विच ट्रैप्स ऑल द अवेलेबल फ्री आयरन ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ आयरन बाइंडिंग प्रोटीन लैक्टोफेरिन। ठीक है, इनके पास जो है लैक्टोफेरिन होता है जो कि एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, तो उसके ज़रिए से ये फ्री अवेलेबल आयरन को अपने आप पास ट्रैप कर लेते हैं। इनकी जो है ये हाइपर प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, इनका नंबर और सेल्स बढ़ जाता है और इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अगर डिफेक्ट आ जाता है इन द ट्रांसफ़र ऑफ आयरन फ्रॉम द मैक्रोफेजेस टू द डेवलपिंग एरिथ्रॉइड सेल्स इन द बोन मैरो, उनको नहीं जा रहा, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा आयरन मैरो की तरफ, तो उसके नतीजे में क्या होगा? रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी होगी आयरन की फॉर द हीम सिंथेसिस डिस्पाइट द एडिक्वेट आयरन स्टोर्स। बेशक स्टोर्स ज़्यादा है लेकिन उसका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, और एलिवेट हो जाएगा सीरम फेरेटिन लेवल, सीरम में बढ़े भी होंगे। ठीक है, तो डिफेक्ट लाइज कर रहा है इन द सेपरेशन ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन बाय द इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस एट सम स्टेज इन द एरिथ्रोपोइसिस। यानी जैसे इन्फ्लामेशन हो रही है ना, ये सारी हम इन्फ्लामेटरी में पढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज़ हो रहे हैं। अब उन साइटोकाइंस ने हमारा जो एरिथ्रोपोइटिन लेवल है ना उसको कम कर दिया है, तो उसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस कम हो गई है। ठीक है, और इसके अलावा हेप्सिडिन जो कि की आयरन रेगुलेटरी हार्मोन है, उसको भी जो है ना इसने अफेक्ट किया है, सप्रेस किया है, यहाँ पे भी डिफेक्ट लाया कर रहा है। अब ये इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस कौन है? इनमें एक तो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर हो सकता है, इंटरफेरोन बीटा
रिलीज होता है इन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड ट्यूमर्स में। इंटरल्यूकिन 1, इंटरफेरोन गामा जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और ऑटो इम्यून वैस्कुलाइटिस में रिलीज़ होता है। अगर हम 12.17 टेबल देखें, ये फिगर देखें, इसमें जो है पैथोजेनेसिस दिखाई गई है ऑफ अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिसऑर्डर थ्रू सप्रेशन ऑफ द एरिथ्रोपोइसिस बाय साइटोकाइंस। देखिए यहाँ पे हमारे पास शोन है एक्सेस ऑफ आयरन है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स का हाइपरप्लेजिया होगा। देखिए आयरन एक्सेस में है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल का हाइपरप्लेजिया भी हुआ है, ठीक है, लेकिन जो है वो इन्फ्लामेशन हो रही है बॉडी में कहीं पे, जिसकी वजह से जो है एरिथ्रोपोइटिन की जो है ना सप्रेशन हो गई। अब एरिथ्रोपोइटिन ही नहीं रहा तो क्यों नहीं रहा, क्योंकि इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की वजह से, जैसे कि इनमें दो तरह के हैं, एक इंटरफेरोन गामा इंटरल्यूकिन जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाली डिजीज़ में रिलीज़ होता है, दूसरा ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और इंटरफेरोन बीटा, ये न्यूप्लाज्म्स में और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में रिलीज़ होते हैं। तो ये जो साइटोकाइंस है इन्होंने सप्रेस किया हुआ है एरिथ्रोपोइटिन को। एरिथ्रोपोइटिन ही नहीं है तो जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस जो है ना वो डिफेक्टिव हो रही है, ठीक है, सही से आरबीसी नहीं बन रहे। तो ये हो गया डिफेक्टिव रेड सेल प्रोडक्शन। दूसरा हमने कॉज पढ़ा कि हो सकता है कि रिड्यूस्ड रेड सेल का लाइफ स्पेन कम हो चुका है, यानी कि डिक्रीज सर्वाइवल जो है ना सर्कुलेटिंग रेड सेल्स का क्रोनिक रीनल डिजीज़ में एट्रीब्यूट हुआ है टू द हाइपरप्लास्टिक मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम। तो मैंने अभी आपको फिगर भी दिखाया कि मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम की हाइपरप्लास्टिक होने की वजह से इसकी जो है लाइफ स्पेन कम हुआ है। देखिए ना, ये हाइपरप्लेजिया होगा इसका, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन सप्रेस होगा, तो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होगा, वो इसको एरिथ्रोपोइसिस को सप्रेस करेंगे। अब हम आ जाते हैं लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स पे। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अनीमिया इस तरह के पेशेंट्स में है, अनकॉम्प्लिकेट होती है बाय अदर डेफिशिएंसीज आर एज अंडर। हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसमें अनीमिया जो होगी ना उसमें पेशेंट में माइल्ड टू मॉडरेट से अनीमिया होगी। अगर हीमोग्लोबिन की वैल्यू 8 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो वो सजेस्ट करेगा कि इसमें कोई एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है, ठीक है, इसकी क्रोनिक डिजीज़ में। दूसरा ब्लड पिक्चर हम देखेंगे तो टाइप ऑफ अनीमिया इस तरह के केसेस में हमें जो है ना वो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मिलेगी, मैंने आपको बताया अभी भी, लेकिन इसमें मुझे स्लाइड सी माइक्रोसाइटोसिस मिल सकती है एंड हाइपोक्रोमिया मिल सकता है, क्योंकि बेशक आयरन के स्टोर्स तो सही है, नॉर्मली ज़्यादा